कहानियां बनती गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना आज भी भारत में है। 30 मिलियन के करीब जो थे वो इंटरनली डिस्प्लेस थे। 10 मिलियन भारत आए थे। ऑपरेशन सर्च लाइट था, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मारा जाता। रहमान का कत्ल कराने में उनका योगदान है, जो अक्सर अवामी लीग वाले लोग इन पर आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, इनमें बहुत अंतर नहीं है। आज भी वहाँ का हिलसा मछली हो, चाहे वहाँ की सभ्यता हो, लैंग्वेज तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान का भी वहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का, वो भी रविंद्रनाथ जी के द्वारा गाया हुआ है। और यही नहीं, वेस्ट बंगाल में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा बांग्लादेश की, जिस बांग्लादेश को बीते एक साल में, और कहा जाए तो लगभग 1.5 साल में, जब से शेख हसीना भारत आई हैं, या कहिए कि जेन जी आंदोलन की सुगबुगाहट बांग्लादेश से जब शुरू हुई और उसके बाद से भारत के अंदर चर्चाओं में बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हद तक घुस गया। इतना कि 140 करोड़ का भारत बांग्लादेश से प्रेरणा लेता हुआ कई आंदोलनों में दिखाई दिया। सोचा गया कि यहाँ का जो जेन जी है वो भी शायद बांग्लादेश की तरह मोटिवेट होगा। समय बीतता गया, लोगों ने कहा कि नहीं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, उनको विदेशियों के द्वारा प्रभावित किया गया था। खैर, कहानियां बनती गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना आज भी भारत में है और वहां सत्ता परिवर्तन होता है और तारिक रहमान की सरकार बन जाती है। आज जब सरकार बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश का बीते 1.5 साल में जो भारत के साथ संबंधों में विच्छेद हुआ है, उस विच्छेद के चलते आज का पैनल डिस्कशन है। और वो पैनल डिस्कशन इस बात पर है कि क्या बांग्लादेश आने वाले समय में कोर्स करेक्ट करेगा। कोर्स करेक्शन से मेरा सेंस क्या है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। 1971 में बने बांग्लादेश ने अब तक, यानी कि 2024 तक, जब तक शेख हसीना भारत नहीं आई, हल्का सा भारत के प्रति सकारात्मक भाव रखा था। सकारात्मक इन सेंस, पाकिस्तान से एक दूरी रखी और भारत से नजदीकी रखी। पाकिस्तान से दूरी, भारत से नजदीकी जो आप लोगों ने दौर में देखी, ये जब यहां पर एडवाइजर बिठाए गए, यूसुफ मोहम्मद यूनुस बिठाए गए, तो उन्होंने पाकिस्तान प्रेम को ज्यादा ही उजागर कर दिया और इतना उजागर किया कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश आने लगे। इनके बीच में सैन्य संबंध स्थापित होने लगे। ताजा अपडेट तो ये है कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के जो ट्रेनिंग लेने के लिए सिविल सर्वेंट्स भारत के मसूरी आया करते थे, वो पहली बार पाकिस्तान गए हैं। यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की संबंध बहाली वैसे हो रही है जैसे कि कल को वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन बांग्लादेश। ये उस दौर में हुआ जब बीते समय, जब छात्रों का आंदोलन हुआ और बांग्लादेश ने अपनी उन सभी पहचानों को जो उसने 1971 के बाद अर्जित की थी, चाहे शेख मुजीबुर रहमान का नेतृत्व हो, उनके चलते बंगबंधु की छवि हो, भारत के प्रति भाव सहिष्णुता का हो, इन सभी चीजों से अपने आप को किनारा करते हुए अपने पुराने दिनों की याद में, कहते हैं ना कि पुरानी चीजें थोड़ा सा आपके अंदर नॉस्टैल्जिक फीलिंग लेकर आती हैं, कुछ वैसा उन लोगों को जोड़ते हुए पाकिस्तान प्रेम उनके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तारिक रहमान जब सत्ता में आए, उस समय पर भारत के लिए एक कम से कम शांति वाली बात यह थी कि एक ऐसा व्यक्ति शांत शक्ति में आ रहा है जो होने को प्रो चाइना है लेकिन इतना प्रो पाकिस्तान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एटलीस्ट उन्हें डिप्लोमेसी आती है। एटलीस्ट उन्होंने अपनी मां खालिदा जिया से राजनीति देखी है, सीखी है। वो शेख हसीना से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता महसूस करके बड़े हुए हैं। उन्होंने देश का निर्वासन झेला है, लेकिन उस निर्वासन के साथ साथ यूरोप में लंबा समय बिताया है, तो थोड़े प्रोग्रेसिव इन थॉट है। और ये सही बात भी है कि बीते समय में, जब से वो सत्ता में हैं, तब से लेकर अब तक उनके जो फैसले हैं वो इतने एडवर्स भारत के लिए नहीं है जैसे बीते समय पर जब एडवाइजर साहब की सरकार वहां चल रही थी, तो पूरी तरह भारत के खिलाफ आपको नैरेटिव सुनने को मिल जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी आज का जो बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश भारत के साथ कैसे आगे बढ़े, ये हमारी चर्चा इसलिए है क्योंकि तारिक रहमान के बारे में एक न्यूज मार्केट में तैरने लगी। और वो होता भी है कि भारत के साथ जो हमारे छोटे ब्रदर्स हैं, चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन सभी देशों के जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं तो इनकी पहली जो विजिट होती है वो अपने बड़े भाई के रूप में भारत की होती है। बांग्लादेश ने अपने यहां से इस यात्रा को किस देश के साथ जोड़ने की सुगबुगाहट की। चर्चा में आया कि हो सकता है कि वो चीन की यात्रा पर जाएं, हो सकता है वो भारत की यात्रा पर जाएं। कल परसों मीडिया में कवरेज आना शुरू हुआ कि वो इन दोनों को छोड़कर म्यांमार की यात्रा पर जाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। अभी तक मलेशिया की यात्रा पर जाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश सेफ स्टैंड ले रहा है? क्या भारत से उसने इतनी दूरी कर ली है कि वापस एक नहीं हो पाएगा? बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा? इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक है हमारे साथ एयर कमोडोर BS बहल साहब, जिन्होंने लंबा समय बांग्लादेश में बिताया है। आप वहां पर जो भारत का हाई कमीशन है, वहां पर डिफेंस अटैची रहे हैं, भारत की तरफ से रहे हैं। और दूसरे हैं हमारे साथ प्रोफेसर JNU से अमिताभ सिंह सर। सर नमस्कार।
आप दोनों का स्वागत है। जी। आप दोनों अपना अनुभव जो है वो इस विषय के साथ समझाते हुए हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आप अपनी ग्राउंड अनुभव से समझाएं और आप अपना जो भी अपने अब तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें कनेक्ट करके बताएं। सवाल बहुत सिंपल है, बांग्लादेश का वे अहेड क्या है? और शुरू हम यहीं से कर रहे हैं कि वो अपनी फ्यूचर की यात्रा में भारत, चाइना और इनके स्थान पर मलेशिया, इसे आप कैसे देखते हैं? शुरू में आपसे करता हूं क्योंकि आपके ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस को हम यहां पर लेना चाहेंगे, प्लीज। देखिए, मलेशिया उन्होंने इसलिए चूज किया है पहले कि वो भारत और चीन के बीच में ये नहीं दिखाना चाहते कि वो भारत के पास पहले आए या चीन के पास पहले जा रहे हैं ताकि भारत नाराज हो, लेकिन भारत इन छोटी छोटी चीज़ों से नाराज नहीं होता। और दूसरी बात ये आ जाती है कि वो बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी को दिखाना चाहते हैं। मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 7 लाख बांग्लादेशी वहाँ पे माइग्रेंट लेबर हैं। उनकी कंडीशंस, रिक्रूटमेंट की एक्सप्लॉयटेशन जो होती है और वेलफेयर मेजर्स, और वो सारी बातचीत करेंगे रेमिटेंसेस के ऊपर। साथ में 11,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं मलेशिया में पढ़ते हैं, तो ये दूसरा इशू आ जाएगा। और तीसरा ट्रेड, हालांकि ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, भारत का तो खैर $14 बिलियन और $16 बिलियन के बीच में रहता है एनुअली, पिछले साल को छोड़ दे तो जब प्रतिबंध लगे थे। और वहाँ पे जो उनके साथ ट्रेड है वो 3 बिलियन से थोड़ा कम, $2.92 बिलियन के करीब होता है, जिसमें ज़्यादातर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाम ऑयल और दूसरी चीज़ें, रबर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स। यहाँ से जाता है बांग्लादेश से, वो जाता है वहाँ पे गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और एपरल्स ज़्यादातर, और साथ में कुछ सी फूड। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने तारिक रहमान को हम उस नज़र से देखें कि वो बीएनपी के लीडर हैं सबसे पहले, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री में चले जाएं, जो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अपनी एक नया देश बना था, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, फ्रीडम फाइटर्स, तब उनका वध कर दिया गया था 1975 15 अगस्त को। तो उसके बाद से जो मेजर पोर्शन इनिशियली जो है, जनरल जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक वो रूल कर रहे थे एज प्रेसिडेंट। तो आरोप तो उन्हीं पर था कि शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कराने में उनका योगदान है, जो अक्सर अवामी लीग वाले लोग इन पर आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली जनरल जियाउर रहमान उसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, ये ज़रूर था, उस समय वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, शायद चीफ ऑफ स्टाफ थे जहाँ तक मुझे याद है। बट लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद भी इनिशियली वो नहीं बने थे प्रेसिडेंट। ये देखिए 1975 में मारे गए थे शेख मुजीबुर रहमान। वहाँ पे जो 4 यंग कर्नल्स और मेजर्स थे, वो आके उन्होंने उनके घर के अंदर जो सीढ़ियां से उतर रहे थे उस समय उनकी हत्या की थी। ये ज़रूर है कि उनको मालूम हो सकता है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, मतलब ये आपके लिए वैसा पॉइंट भी है कि आप इसको डायरेक्ट कोट करने से बच भी सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वाया मीडिया, क्योंकि हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस नहीं है, कहा जाता है कि 1971 के संग्राम में जितना शेख मुजीबुर रहमान का योगदान था, वहाँ की जो सेना बनी थी, जो भारत की तरफ से मुक्ति वाहिनी जिसमें सपोर्ट कहा गया था, उसमें जियाउर रहमान काफी सक्रिय थे, और अनाउंसमेंट्स में जियाउर रहमान जो थे वो बहुत सक्रिय भूमिका निभाते थे कि हम आजाद हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने अनाउंस किया था कि आज से बांग्लादेश लिबरेटेड है, फ्री कंट्री है। 27 मार्च को चिटागोंग के अंदर रेडियो स्टेशन पे अनाउंस किया था, फ्लैग अनफर्लिंग की थी मेजर जियाउर रहमान। तब वो मेजर थे, इनिशियली वो सेक्टर कमांडर थे, बाद में जी फोर्स के कमांडर रहे, और जब तक बांग्लादेश 1971 के बाद आज़ाद हुआ, कुछ ही सालों में वो लेफ्टिनेंट जनरल भी बन गए थे। पर जनरल ओस्मानी जो थे, उन्होंने शुरू की थी मुक्ति वाहिनी, और जो पहली पार्टी बनी अवामी लीग के बाद, बीएनपी, वो जनरल जियाउर रहमान ने बनाई थी। बाद में उनकी वाइफ खालिदा जिया, जो काफ़ी समय तक अरेस्टेड थी जब ये पूरा कांड चल रहा था, जिसे उस समय कहते हैं कि बहुत लाखों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मारा जाता। 30 मिलियन के करीब जो थे वो इंटरनली डिस्प्लेस थे, 10 मिलियन भारत आए थे। ऑपरेशन सर्च लाइट था, जनरल टिक्का खान ने शुरू किया था। उस दौरान के अंदर इन्होंने बहुत सक्रिय रोल प्ले किया था गुरिल्ला वॉरफेयर का, मुक्ति वाहिनी के सेक्टर कमांडर होते हुए भी, जी फोर्स कमांडर होते हुए भी, और वो ज़्यादातर हिट एंड रन टैक्टिक्स में बिलीव करते थे। और जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन थी और कम्युनिकेशंस थी, उनको हिट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। एक तरह से हीरो थे वो। तो उन्होंने भी एक मेजर
मेजर रोल प्ले किया था जनरल जिया ने भी, जो फ्रीडम है बांग्लादेश की उसके ऊपर। इसी वजह से 81 में उनका तक वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी रहे और आर्मी के हेड पहले थे और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी रहे बाद में। उसके बाद जब हुआ 1900 मई 1981 में चिटागोंग के एक रिजॉर्ट हाउस के अंदर उनका भी कत्ल आर्मी ऑफिसर्स ने किया। तो ये बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है। उसके बाद जनरल अरशाद आए 1982 से 1990 के पीरियड तक। बीएनपी ने 3 बार रूल किया और जब मैं वहां गया था 1994 से 1997 के पीरियड के अंदर, बहुत यंग था मैं तब, 33-34 साल का था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, और मैं एयर अटैची की तरह, जो डिप्टी एयर अटैची उस तरह का अपना फंक्शन, और नेवी का भी काम मैं देखता था, इनिशियली आर्मी का भी काम मैं ही देख रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पीरियड के अंदर पहले 1.5 साल मैंने बीएनपी का रूल देखा है, दूसरे 1.5 साल मैंने अवामी लीग का रूल देखा है। अब बीएनपी और अवामी लीग जो ऑल्टरनेट कर रहे थे, बीएनपी की फिलॉसफी एंटी अवामी लीग रही थी। इसी वजह से 2001 से लेके 2022 तक जमात इस्लामी के साथ वो क्लोज रहे थे, उनकी सपोर्ट के साथ वो बनते थे। और ये हमको भी दिखता था, जब बीएनपी का रोल था तो अग्रेसिव सर्वेलेंस मेरे ऊपर होता था। एक मोटरसाइकिल बिल्कुल साथ साथ चलती थी। एक होता है जो आप पीछे से करते हैं, आप दिखाते नहीं है। एक है कि बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, दूसरे को दर्शाते हैं कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। तो उस समय अवामी लीग को ऐसे लगता था कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं उनको ऐसे लगता था, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, नॉट कॉमन आदमी की, कॉमन आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे जनरल अरोरा कहता था, जबकि जनरल अरोरा नहीं था मैं, लेकिन उन्होंने तो इंडिपेंडेंस में जनरल अरोरा को देखा था, और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मुझे कहते थे अरोरा अरोरा अरोरा। तो कहीं ना कहीं बहुत प्यार दर्शाया था मुझे बांग्लादेश की लोगों ने। यहाँ पे बस एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि बीएनपी और जामात इस्लामी दोनों एंटी अवामी लीग थे, जिस वजह से वो पॉलिटिकल इलेक्शन जीतते थे, और इस वजह से उनके अंदर एक फीलिंग थी कि वो एंटी इंडिया होंगे। 1989 में पहला फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया था चीन ने, वो बनाया था ढाका के ऊपर, तो वो था 724 मीटर का। उसके बाद 8 टोटल ब्रिज बनाए उन्होंने, और 9वां भी शायद बनाने जा रहे हैं। तो ये पूरे टाइम के अंदर चीन के साथ क्लोजनेस इसलिए भी हुई थी, इंडिया को अगर हमें एंटी अवामी लीग, एंटी इंडिया दिखाना है तो चीन के साथ क्लोजनेस। फिर चीन उनको एड देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता था, बांग्लादेश के इन्वेस्टमेंट करता था उनके पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, हाईवेज के अंदर। तो और साथ में उनके डिफेंस में जो चीन का क्लोजनेस डिफेंस के अंदर है, आप मानेंगे नहीं, 72% इक्विपमेंट जो बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस की है वो चीन से आती है। चाहे वो F-7B फाइटर जहाज है, चाहे वो MBT 2000 मेन बैटल टैंक है, या LMGs हैं, मशीन गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, या पेट्रोल वेसल्स हैं, कोरवेट हैं, या 2 सबमरीन हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओरिएंटेशन जो उनको सॉफ्ट प्राइसेस पे चाइना देता था, उससे उन्होंने 2 जगह कंट्रोल कर लिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, और दूसरा कंट्रोल रखा डिफेंस के ऊपर। इससे जो भी पार्टी बांग्लादेश के अंदर आती है वो चीन को एंटेगनाइज नहीं कर सकती। और दूसरी चीज है, क्योंकि भारत को वहां देखा जाता है एज ए एल्डर ब्रदर, उनको ये लगता है कि अगर चीन के साथ क्लोज रिलेशंस बनाए जाएंगे तो हो सकता है कि भारत को अपनी प्लेस समझ आएगी। और तीसरी चीज है एक और आ जाती है, बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और तीसरी चीज एक और आ जाती है कि बीएनपी पाकिस्तान से क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि जमात इस्लामी से जब उसने लिंक्स बनाए, और जमात इस्लामी उर्दू स्पीकिंग है, उधर 2 टाइप के लोग हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश जो कॉमन मैन है वो बंगाली पहले गिनता है, फिर मुस्लिम गिनता है, लेकिन जो 20% उर्दू स्पीकिंग है वो ज्यादातर या तो बिहारी मुस्लिम है या फिर जमात इस्लामी के हैं। और जमात इस्लामी रजाकर्स के साथ बहुत क्लोज था। पाकिस्तान को जब ये ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा था तो उन्होंने मदद की थी पाकिस्तानी आर्मी की। तो कहीं ना कहीं जमात इस्लामी की ISI और पाकिस्तान आर्मी से क्लोजनेस है, बीएनपी की चाइना से ज्यादा क्लोजनेस, जैसे आप कह रहे थे, और फिर पाकिस्तान से इसलिए थी क्योंकि वो इंडिया को बैलेंस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर दिया। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी पूरे नोट्स बना सकते हैं, पूरा बांग्लादेश चैप्टर समाप्त होता है। एनीवे, प्रोफेसर साहब, मैं आपसे इस बात में एक पॉइंट पूछना चाह रहा था। भारत ने हाल ही के समय में अपने पड़ोसी जो देश हैं, चाहे नेपाल है, मैं कल परसों नेपाल के बारे में चर्चा सुन रहा था कि वहाँ पे भी बालिन शाह ने अभी तक 1 साल तक तो खुद को देश में ही अंदर बंद रखा है कि मैं बाहर किसी से मिलने नहीं जाऊँगा।
देखा भी गया कि भारत के राजदूत से उन्होंने मुलाकात नहीं करी। विक्रम मिस्त्री जी ने अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी। विक्रम मिस्त्री जी मिलने जा रहे थे पर उन्होंने स्ट्रेचर सेट कर दिया कि मैं विदेश मंत्री और नेशनल अध्यक्ष से ही बात करूंगा। इस तरह की चीजें नेपाल ने की। कभी कभी यही घटनाएं, थोड़े दिन पहले हम जब ये सब बातें देख रहे थे, मालदीव्स में भी कुछ इसी तरह की चीजें चल रही थी। श्रीलंका के अंदर भी सेम ऐसी ही चीजें रही हैं। हमारे बहुत करीबी देश, हमारी वजह से जिनको बहुत ज़्यादा ऐड मिलती है, सर्वाइवल में राहत मिलती है। नेपाल का अगर भारत ट्रेड रोक दे तो उनके लिए बहुत स्थिति खराब हो जाएंगी। आज बांग्लादेश को चारों तरफ से हम लोग घेरे हुए हैं। सी की भी अगर बात करें तो लगभग सी भी हमारे पास है। उसके बावजूद भी हमारे बीच में रहकर वो चाइना से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। भारत की विदेश नीति में आपको ऐसा क्या लगता है कि हमने अपने पड़ोसियों में भी वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया? नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स को क्या इन्फॉर्म करता है। और ये जितने छोटे राज्य हैं हमारे पड़ोस में, मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश, इन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पॉलिटिक्स में है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। चाहे वो, अगर आप देखें, श्रीलंका में तो तमिल ईलम को लेकर था, मालदीव्स में देखें तो जो उनके प्रीवियस रूलर थे वो भारत से बहुत क्लोज थे, चाइना उनसे क्लोज आना चाहता था। नेपाल में देखें तो जो हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है। बांग्लादेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस, यहाँ पर पॉलिटिक्स आप देखेंगे अवामी लीग और बीएनपी के बीच रिवॉल्व करता है। अवामी लीग हिस्टोरिकली भारत से बहुत क्लोज रही हैं। खालिदा जिया को आपको याद होगा, जब उनके पिताजी मारे गए थे तो वो शेख हसीना जब उनके पिताजी मारे गए थे तो वो भारत में ही रहीं। दिल्ली में ही दोनों बहनें रहती थीं। कई बार प्रणब मुखर्जी उनको पार्टियों में ले जाते थे और कहते थे ये हमारी बेटी हैं। तो वो एक रिश्ता रहा है इस फैमिली के साथ, भारत का, भारत के पॉलिटिशियंस का और भारत का एस्टैब्लिशमेंट का। वो ये भी इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल आप देखें, वेस्ट बंगाल में, इनमें बहुत अंतर नहीं है। आज भी वहाँ का हिल्सा मछली हो, चाहे वहाँ की सभ्यता हो, लैंग्वेज तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन इस्लाम के नाम पर नहीं हुआ था। वो डिवीजन हुआ था उर्दू और बांग्ला लेके। और वहाँ के लोग अपनी बांग्ला आइडेंटिटी, रविंद्रनाथ और जितने भी उनके काजी नजरुल इस्लाम, इन सब को बहुत मानते हैं, जो बंगाल के लोग भी, वेस्ट बंगाल के लोग भी और बांग्लादेश के लोग। तो कल्चरली हम बहुत लिंक्ड हैं। हमारा पहनना, ओढ़ना, साड़ी, पर्दे कम याद आता है, अपन अपने ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं कि वहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का, वो भी रविंद्रनाथ जी के द्वारा गाया हुआ है। और यही नहीं, वेस्ट बंगाल में भी काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के मतलब नेशनल पोएट माने जाते हैं, उनका भी अगर आप देखें तो नजरुल गीति बंगाल में आज भी गाया जाता है। तो ये कल्चरली बड़ा एक सिम्बायोटिक लिंक रहा है। आज भी जितने भी ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बांग्लादेश से लोग, अभी ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, वो आज भी वहाँ जाने के लिए सोचते रहते हैं। और कई सारे परिवारों में तो बंगाल में भी आप जाएं तो शादियों में वो कहते हैं कि हम ईस्ट बंगाली से शादी नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का कहते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये एक कहने का मतलब है एक कल्चरल सिम्बायोटिक रिलेशंस रहा है, जो नेपाल के साथ भी है, जो मधेसी, बिहार और यूपी में आज भी शादियाँ होती हैं। तो ये आप कह रहे थे कि इन दोनों का ट्रस्ट नहीं हो पाए। इन ट्रस्ट का कारण पॉलिटिक्स ही है। अगर आप देखें ना, अगर आप श्रीलंका देखें और नेपाल देखें, ये दो जगह प्रोटेस्ट के बाद सरकारें बदली हैं। और वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? पारिवारिक शासन के खिलाफ। इधर कोइराला फैमिली थी, उधर जो राजापक्षे फैमिली था, उसका पूरा राजापक्षे फैमिली था, उसके पहले जयवर्धने, उसके पहले भंडारनायके। ये फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी, रही है नेपाल में भी, कुछ बांग्लादेश में तो है ही, और श्रीलंका में भी। तो और इन पॉलिटिशियंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था? किस तरह मोबिलाइज करें? वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को। अब आप देखेंगे श्रीलंका में वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो फैमिली जो रूल करती थी वो चली गई। यहां भी, नेपाल में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अब तक नहीं है, जब तक वो पार्लियामेंट में स्पीच नहीं दिया वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, बालन शाह ने। तो ये जो मोबिलाइजेशन का टैक्टिक्स था इन दोनों देशों का, परिवारवाद से हटकर, मालदीव्स में भी परिवारवाद से हटकर, और परिवारवाद भारत के एंटी और प्रो एंटी चलता रहता था इनके। और एक अलग सी एनालॉजी डाल रहा हूं आप ही के साथ में, अगर सेट बैठे तो इसको यूज करिएगा। क्या ऐसा कभी भारत ने भी पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान यूं करता है, एंटी पाकिस्तान जो बात भारत में बयानबाजी हुई,
जब पाकिस्तान लगभग ही हमारी नज़र में ख़त्म हो गया तब जाकर उसको छोड़ा गया। देश को यूनिफाइड करने में क्या पाकिस्तान को वैसे ही यूज़ किया गया जैसे इन देशों ने राजनीति में सत्ता परिवर्तन के लिए भारत को यूज़ किया? देखिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में ज़्यादा है। अगर आप देखिए ना, तो जो पूरा पाकिस्तान आप देखें, वहाँ सबसे इफ़ेक्टिव जो भी इंस्टीट्यूशन है वो मिलिट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति को, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को ये डर रहता है कि भारत आएगा, हमारे घर में घुस जाएगा, हमारे बाउंड्री वॉल तोड़ के हमारे घर में रहने लगे। ये इमीडिएट डेंजर हर व्यक्ति को है। और यही नहीं, जब 1980s में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 88 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उस समय भी जितने भी इस्लामाबाद में एलीट थे या रावलपिंडी में जो एलीट रहते थे, अपनी दीवारों को ऊंचा करने लगे थे कि अगर अटैक हुआ और यहाँ तक आर्मी चले आई तो हम भी कुछ रेजिस्ट कर पाएंगे। इमीडिएट डेंजर हर व्यक्ति को वहाँ हिंदुस्तान से है, इसीलिए वो बहुत सशंकित रहते हैं हिंदुस्तान को लेकर। भारत में वो ऐसा सेंटिमेंट्स नहीं है। बहुत आएंगे तो पंजाब तक आएंगे, दिल्ली तक आएंगे, उसकी भी आप कहें न्यूनतम आशंका है। लेकिन हमारे यहाँ एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स रूल नहीं करता है पॉलिटिक्स में। हाँ, उसका एक आप यूँ कहें रिलीजियस वर्जन हम उसको यूज करते हैं, या हमारे यहाँ यूज होता है। शुरुआती जब चुनाव हुए थे ना सर, 14 और 19 के, 19 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देश के अंदर एक नेशनल मुद्दा माना गया था और वो चुनाव के अंदर बड़ा चर्चा का विषय बना। हाँ, मैं इसलिए इस पॉइंट को बोला। हाँ, वो इसलिए भी था कि उस समय टेररिस्ट स्ट्राइक हुए थे, जो हमने भी बालाकोट में किया था, उन्होंने कश्मीर में जो अटैक किया था, पुलवामा जो हुआ था, उसको लेकर वो रिएक्शन था। और 90 के दशक के बाद एंटी इंडिया टेररिज्म और कश्मीरी टेररिज्म, जिसको पाकिस्तान एड एंड एबेट करता है, उसको लेकर इंडिया में एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स उतनी ज़्यादा पाकिस्तान ड्रिवन नहीं है जितनी पाकिस्तान की इंडिया ड्रिवन है। और उसका कारण भी है क्योंकि वहाँ अभी भी जमींदारी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से। जमींदार वहाँ, जैसे भुट्टो साहब हैं या जरदारी साहब हैं, वो सिंध के सबसे बड़े जमींदार हैं। स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसे रखने वाले वो बिलावल भुट्टो और जरदारी फैमिली है, जो आज तक उनके स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं। शरीफ फैमिली बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप यूँ कहें अंबानी या अडानी हैं वो पाकिस्तान के, शरीफ स्टील कंपनी जो है। तो वो पूरी तरह से वहाँ पर जो एलीट है वो एलीट है, मतलब वो पाकिस्तान से मिनिमम मतलब रखता है, विदेशों में पढ़ता है, और उनकी पूरी जो इकोनॉमी है या उनके अपना जो सोशल स्टेटस है वो विदेशों से व्यापार में और डेट फाइनेंसिंग में, ये सारी चीज़ों में है। लेकिन इंडिया वैसी पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं करता है जितने ये देश करते हैं। बांग्लादेश में हमने देखा ही। लेकिन बांग्लादेश का जो अभी कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर को तारिक रहमान आके बदलना चाहते हैं, और वो बहुत प्रैग्मेटिक हैं उस सेंस में। जितना आपने फरवरी के बाद से अब तक देखा, एंटी इंडिया रेटरिक बहुत मिनिमल हो गई है। अब तारिक रहमान भी बहुत पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन करते हैं। जयशंकर साहब खुद उनके स्वेरिंग इन में गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल इन्विटेशन उनको दिया था, और ये सारी चीज़ें हैं यानी। और इसीलिए भी जब वो मलेशिया जा रहे हैं, चाइना नहीं जाके या हिंदुस्तान नहीं जाके, ये भी उनकी उसी न्यूट्रलिटी को प्रोजेक्ट करता है कि हम वो दिखाएं। और मलेशिया से हम भी क्लोज हैं, हमारे भी उनके अच्छे संबंध हैं अनवर इब्राहिम साहब से। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पिछले साल उनके पास गए थे। तो एक न्यूट्रलिटी का एक प्रोजेक्शन है। हाँ, वहाँ की पॉलिटिक्स में भारत का एक बहुत बड़ा रोल है, चूँकि मैंने कहा वही अवामी लीग और बीएनपी की पॉलिटिक्स है। अभी भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर शायद शेख हसीना रहती भी हैं, तो वो भी एक मलाल उनको हमेशा रहता है। लेकिन ये भी है कि शेख हसीना जब वहाँ थी उनकी इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव की थी, और बांग्लादेशी वो रिकग्नाइज करते हैं जो 15 साल उनके शासनकाल में रहा था। लेकिन यही है कि पॉलिटिक्स का नेचर वैसा हो गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, जो बार बार कहते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन है और वो ऑप्शन देने नहीं चाहते हैं। जैसा बैल साहब ने कहा कि अवामी लीग बीएनपी और जमात इस्लामी इतने सिम्बाइटिकली लिंक्ड हैं कि वो दूसरे को निकलना नहीं चाहते हैं। पॉलिटिक्स वहाँ की प्रॉब्लमेटिक है इस सेंस में। एक अच्छी बात क्या है, जो पहले आर्मी रोल प्ले करती थी वो आजकल नहीं कर रही है। जैसे अभी जब शेख हसीना हिंदुस्तान आई तो उनके रिलेटिव वहाँ के आर्मी चीफ हैं, वो चाहते तो उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, या उन पर जो एक मॉब चला आ रहा था ढाका के तरफ
उसको रोक सकते थे, खून खून खराबा होता ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने एडवाइस किया कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए क्योंकि ये इमिनेंट है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, पुलिस कोई कुछ काम नहीं कर पाएंगी। तो वहाँ तो पॉलिटिक्स वहाँ की जेनरिकली वैसी हो गई है, इसमें भारत का कोई, जैसे अभी बालेंद्र शाह जब आए, भारत को किसी ने नाम लिया? किसी ने नाम लिया? किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है जितना कि पहले जो उनके ओली साहब थे या कोइराला फैमिली का भारत से एफिलिएशन था, वो एक बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान नेपाली जनता के लिए, वो वहाँ अब नहीं है। तो अब कोई एंटी इंडिया रेटरिक वहाँ नहीं चल रहा है। बालेंद्र शाह नहीं आए सर अभी तक, रवि लामुचा ने आए। नहीं, सत्ता में आए। अच्छा, सत्ता में। अच्छा, मुझे लगा इंडिया में क्या रवि आए हुए हैं। नहीं, हाँ। जब से सत्ता में आए तब से तो वैसी कोई पॉलिटिक्स एंटी इंडिया रेटरिक तो हो नहीं रही है वहाँ। उस हिसाब से भी अगर देखें, बहुत सही, मतलब ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि राजनीतिक दलों को भारत का नाम लेकर देश को यूनिफाइड करने में वोट बैंक मिलता है। इनक्लाइंड एक चीज और आ जाती है, आपको अगर 1905 का समय याद हो, हाँ, बंगाल विभाजन का बंग हाँ, और उस समय पे नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल के अंदर शुरू हुई थी, बड़ी स्ट्रांग थी। स्वदेशी आपको आपको अगर ये भी याद होगा कि 1915 और 20 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया और वो अपनी आज़ाद हिंद फौज भी उन्होंने बनाई बाद में। लेकिन उस 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पहली बारी एडमिनिस्ट्रेटिवली बंगाल को डिवाइड किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को मिला लिया उन्होंने आसाम के साथ, तो ये डिवीजन किया। इसमें हिंदूज ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, कुछ मुस्लिम्स ने किया, पर ज्यादातर मुस्लिम। ये पहली बार था कि डिवीजन कम्युनल लाइंस पे ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया था, जिसकी वजह से बाद में पार्टीशन भी आया। तो ये इनिशियल स्टेप्स थे। 1911 में ये विड्रॉ कर लिया था, किंग जॉर्ज V ने इसको विड्रॉ कर लिया था और कैलकाटा से कैपिटल शिफ्ट होके दिल्ली चला गया था। लेकिन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो मेनली कैलकाटा से ओरिजिनेट हुई थी, स्ट्रॉन्ग जो नेशनलिस्ट, जो ऑफेंसिव अग्रेसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। और दूसरी चीज, अगर हम इसमें जो बात कर रहे थे, तो तारिक रहमान ज्यादातर बाहर पड़े हैं, तो एक तरीके से वो मॉडरेट हैं, वो बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अवामी लीग की इसमें मेरा आपसे मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं मैं जी, ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं कि वो मॉडरेट हैं, बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस बांग्लादेश में उनकी एंट्री हुई थी, जब वो आकर लैंड किए, वो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुका था। मतलब ये ऐसा था कि एक बहुत ही बड़ा तूफान समुद्र में आया हुआ है और अब आपको जहाज पकड़ा दिया गया है। अब इस जहाज को सेल करके पहले आपको उसे सही से चलाना है और फिर उसे तट तक लेकर जाना है। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उन्हें जहाज को इंडिया ले जाना था या चाइना ले जाना था, उन्होंने कहा कहीं भी जहाज लेकर जाऊंगा सब तरफ से इशू होगा, मलेशिया ले चलते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? हाँ, या सबसे पहले कहूँगा, जब इलेक्शन हुए बांग्लादेश के फरवरी के अंदर, जो 17 फरवरी को जहाँ तक मुझे याद है तारिक रहमान बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय 49.9% वोट मिले थे बीएनपी को, क्योंकि अवामी लीग को तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, अवामी लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनके वोट डिवाइड हो गए थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिए, जमात इस्लामी को 32% वोट मिले और नेशनल सिटीजन पार्टी, जो स्टूडेंट्स पार्टी थी, जिसने ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, तो वो ऐसे स्प्लिट हो गई थी। उसमें महिलाएं वाले जो ज्यादातर थे वो नहीं जाना चाहते थे जमात इस्लामी के साथ, जो बाकी चले गए उनका 6.3% था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, 208 सीटें मिली बीएनपी को और 69 मिली जमात इस्लामी को और 6 मिली नेशनल सिटीजन पार्टी को। मैं इसलिए ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन उस समय थी, वो सिचुएशन को बनाया गया था क्योंकि मोहम्मद यूनिस का पूरा सपोर्ट था। और उस समय देखिए, वहाँ पे छात्र लीग जो होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स की पार्टी होती है, स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। और तीनों मेजर पार्टी, वैसे जातीय पार्टी का हमने नाम नहीं लिया, जनरल इरशाद की थी, लेकिन सभी मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बीएनपी की अपनी जातीयवादी छात्र दल है और इस्लामी शिविर है जमात इस्लामी का, और अवामी का छात्र लीग है। खैर, छात्र लीग को काफ़ी हद तक सबड्यू कर दिया गया था, लेकिन छात्र शिविर इस समय आगे आ गया। और आप देखिए कितनी बड़ी जो प्रोटेस्ट हुए, हिंदू दीपू दास को जैसे जलाया गया, भौमिक को मारा गया, खासकर जब उस्मान हादी
को ऊपर फायरिंग हुई थी और वो चले गए तो फिर उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू किए, यहाँ तक कि चिटागोंग और ढाका की जो हमारी एम्बेसीज हैं, एम्बेसी के ऑफिसेज हैं, उसके पास तक भी आ गए थे, लेकिन पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि आर्मी का पूरा कंट्रोल उस समय इस बात पे था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन एम्बेसी के अंदर आके वो कोई राइट्स या प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग बांग्लादेश में इंडिया के एंटी नहीं है, क्योंकि जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जितना क्लोज हमारा जो ट्रेड है, मैं आपको $14 बिलियन का ट्रेड बता रहा था, $1.5 से $2 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है और $14 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, लेकिन $11 बिलियन का इनफॉर्मल ट्रेड है। जब मैं बांग्लादेश में था तब $500 मिलियन का था, लेकिन वो 1996 की जो हमारे मतलब बॉर्डर्स के थ्रू हो गया बॉर्डर, क्योंकि देखिए 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें 60% को तो अब फेंस कर दिया, मेरे टाइम में नहीं किया था, अब फेंस कर दिया, पर 40% जो बॉर्डर है वो इस समय भी फेंस नहीं है, बड़े आराम से लोग आ जा सकते हैं। और तभी तो भारत के अंदर जो एक मेजर पॉइंट है, जो हम जिसे घुसपैठिया कहते हैं, 20 मिलियन, 2 करोड़ तो मेरे को पॉजिटिव है कि इतने हैं, यानी कि भारत की 1.5 से 1.8% पॉपुलेशन इस समय बांग्लादेशी है जो इलीगली आई है। इनमें से कई लोग जो है नेचुरलाइज हो गए हैं, इनके पास राशन कार्ड भी हैं, इनके पास अब तो आधार कार्ड भी बन गए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि बांग्लादेश में जो हमारी फीलिंग है यहाँ के लोकल लोगों में कि बांग्लादेशीज हेट अस, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर, मैं प्रोटेस्ट देखे हमने, हाँ, वो प्रोटेस्ट किसने किए मैं आपको बता रहा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत वायलेंट है बांग्लादेश में। आप ढाका यूनिवर्सिटी में एक गुरुद्वारा है, वहाँ गुरु नानक देव जी गए थे, उनके खड़ाऊ हैं, वैसे 2 ही जगह है गुरु नानक देव जी के खड़ाऊ, एक इधर और एक लखपत जो कि रन ऑफ कच्छ में है। उस गुरुद्वारे का मैं 1.5 साल तक सेक्रेटरी रहा। पहले नहीं मैं बनना चाहता था, क्योंकि मिलिट्री वाले हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें रिलीजन में नहीं जाना या पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन मुझे खुद डिप्टी हाई कमिश्नर ने बुला के कहा कि आप टेक ओवर करिए, नहीं तो कोई जो एलिमेंट्स हैं, खराब एलिमेंट्स, उसको टेक ओवर कर लेंगे। मैंने गुरुद्वारा टेक ओवर किया। उस गुरुद्वारे पे 1.5 साल में इतने प्रोटेस्ट हुए, बीएनपी के, अवामी लीग के, कितने ही लोग, सैकड़ों लोग मारे भी गए, लेकिन गुरुद्वारे पे एक आंच नहीं आई, एक पत्थर गुरुद्वारे के ऊपर नहीं फेंका गया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सब बता रहा हूँ जो अंदर से मैंने बांग्लादेश के अंदर देखा है। वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स वायलेंट है, चाहे 10 से 12%, 32% उनका वोटिंग परसेंटेज रहा हो जामत इस्लामी का, वो इसलिए क्योंकि अवामी लीग नहीं थी इस बार। और दूसरी बात है कि लोग डर के अंदर भी वोट किए। जो डर है वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट पार्टी का, जामत इस्लामी का, वो डर भी कई बार लोगों को वोट कराने के लिए इस बार ले गया। लेकिन इंडिया में जो सोशल मीडिया से दिखता है ना सर, वो दिखता यही है कि एंटी इंडिया, उस्मान हादी की मौत पर जिस तरह के वहाँ के बयान थे, छात्र लीडर्स के बयान थे, भारत की, मैं कई बार जब विदेशों में कहीं जाने का मौका मिला, कोई बांग्लादेशी मिल गया, मैं बांग्लादेश नहीं गया लेकिन बांग्लादेशियों से मुलाकात कहीं विदेश में कहीं हुई, तो जानने की चर्चा हुई कि किस तरह भारत को देखा जाता है। तो मैंने उस दौर में, जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे, मतलब इनडायरेक्टली सत्ता संभाल ही रहे थे, उस समय पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों में ये भर दिया गया था कि शेख हसीना ने इंडिया के प्रेशर में इतना करप्शन कर दिया है, या इंडिया बांग्लादेश में इतना एंट्री कर गया है कि हम लोग इंडिया की खिलाफत हमारे यहाँ करप्शन के लिए कर रहे हैं। अब ये वोट परसेंटेज को अगर आप देख लें, इसको इसी पे चले तो ये करेक्ट भी माने तो 36% को कहें एंटी इंडिया था, तो 64% नहीं भी था या न्यूट्रल था। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ पे एक बार ना मेरे पास एक आर्मी ऑफिसर है, क्योंकि जब भी कभी आर्मी ऑफिसर की फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने हिंदुस्तान आना होता है तो वो डिफेंस विंग में आते थे। तो मेरे पास आया एक मेजर था, मैंने तो 2 मिनट में उसका साइन कर दिया वीज़ा के लिए, और उसकी मदर गई, कहती मेरे मदर बहुत बीमार है। उसके 10 साल के बाद वो अफसर कर्नल बन गया, तब वो उनके एयर चीफ के साथ आया था इंडिया, और वो मुझे जोधपुर में मिला। तो वो मुझे देख के कहता है, सरदार जी, आपके जैसा एक सरदार जी था इंडियन हाई कमीशन में जिसने मेरी मदर के लिए दिया, मुझे ये मदर तो बची नहीं, कहता वो उनकी उम्र थी, बची नहीं, लेकिन मुझे ये खुशी हुई थी कि भारत मेरे साथ था उस समय जब मुझे ज़रूरत थी भारत की। तो मैं ये आपको इसलिए ये दे रहा हूँ कि उनके आर्मी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को पसंद करते हैं और भारत के साथ। और ये पूरे जब वायलेंस भी हो रहा था, आप देखिए किसने बुलाया था मोहम्मद यूनुस को, स्टूडेंट्स ने बुलाया था और आर्मी ने बुलाया था, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से भी वो ऐसे लगे कि वो प्रो एक पार्टी है, जो कि प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था।
तो वहाँ पे आके मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम बड़े संभल के चलें इस समय जो वहाँ पे कंडीशंस हैं, इन्होंने नया नया टेक ओवर किया है, साथ में हम फोर्स करना चाहते हैं जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं वहाँ जाने में, ये एक सेंसिटिव इशू है इस करंट गवर्नमेंट के लिए भी। दूसरा सेंसिटिव इशू है कि शेख हसीना यहाँ पे है जिसकी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस शुरू किया हुआ है, लेकिन वो पुश नहीं कर रहे और ये उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी जो बातचीत होती है उसमें मुझे पता चला है वो पुश नहीं कर रहे हैं कि शेख हसीना को यहाँ से एक्सट्रेडिट किया जाए। नॉर्मल प्रोसेस में होता है, ठीक है, पुश नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ है कि जो शुरू से वो पार्टी जो हमेशा से चाइना और पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत अलाइंड रही हो, वो एकदम अपना कलर चेंज नहीं कर सकती, पर वो प्रैग्मेटिक पार्टी है। वो बांग्लादेश के इंटरेस्ट को देख रही है। अगर भारत अपने पत्ते सही खेले और खेल भी रहा है तो आप देखेंगे आने वाले समय में एक इक्वी डिस्टेंस, एक बैलेंस्ड इक्वी डिस्टेंस मेंटेन होगा। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट जिसमें ऐड कर लिया। मैं सर आपसे उसी पे चर्चा करना चाह रहा था कि रिसेंटली ये इसी विषय पर मैं आ भी रहा था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बांग्लादेशियों को वहाँ भेजने की कवायद चल रही है और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, बांग्लादेश का मुद्दा भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में गहरा मुद्दा था और उसकी वजह से चुनावों में भी प्रभाव था। वो आप और हम चर्चा में भी कई बार मतलब इधर उधर न्यूज़ में भी खूब सुन चुके हैं। पॉइंट ये है सर कि बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ जो भाव है ये मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। अगर आज आप इंडिया में सेंटीमेंट जानना चाहें तो एंटी बांग्लादेश जो मोबाइल के थ्रू जानकारी है ना, जैसे आपने बताई जानकारी कि वहाँ पे जनरल जनता ऐसी नहीं है, स्टूडेंट्स ने इस तरह का मुद्दा बनाया, आपने बताया कि पार्टी के खिलाफत होते होते देश के खिलाफत करने लगते हैं वो लोग। ऐसे में ही भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में बांग्लादेश को लेकर के एक्सेप्टेंस कम हुआ है। जब शेख हसीना थी तब बढ़िया एक्सेप्टेंस था कि वो भारत के साथ हैं और भारत के लिए काम करना सही भी है। अब सर ये चैलेंज हमारे लिए भी है। तारिक रहमान के लिए ठीक है कि वो सेलिंग करना उनके लिए टफ टास्क है, भारत के लिए भी कि उन्हें टेबल पर भी लेकर आएं और अपने देश के अंदर भी विरोध को हैंडल कर जाएं। ये कैसे मतलब देखते हैं आप इसे? देखिए, हमारे जो पूर्वी नेबर हैं और पश्चिमी नेबर हैं, दोनों के साथ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि उधर से टेररिस्ट आते हैं, इधर से घुसपैठी आते हैं। और चूंकि एक पोरस बॉर्डर रहा है बांग्लादेश में के साथ, और बांग्लादेश एक बांग्लादेशी जो आते हैं भारत में लगभग एक जैसी भाषा बोलते हैं। और अगर आप साउथ बंगाल को छोड़ भी दें, नॉर्थ बंगाल का जो वो पार्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ जो बांग्ला बोली जाती है वो बांग्लादेशी जो डायलेक्ट है या एक्सेंट है उससे मिलता जुलता है। तो कई बार वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ मिलके और वो अपने आप बांग्लादेशी आइडेंटिटी खोज के वो आधार कार्ड और राशन कार्ड बना के भारतीय होने का प्रोजेक्ट करते हैं। और ये अभी का ही प्रॉब्लम नहीं है, शायद रिवर्स बोलना चाह रहे हैं आप कि उनका डायलेक्ट पश्चिम बंगाल से मैच करता होगा। दोनों का एक दूसरे से मैच करता है। ओके, तभी क्योंकि हाँ, आधार कार्ड वगैरह। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं तो थोड़ा भाषा समझता हूँ, मेरी वाइफ बंगाली हैं, तो अगर आप जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद वो वाला रीजन जो है वहाँ से अगर आप के लोग से बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बांग्लादेशी नहीं है, ये मालदा मुर्शिदाबाद का मुसलमान है जो लेकिन बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो भी लगभग वैसा ही डायलेक्ट बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? तो एक बड़ा थिन डिवाइडिंग लाइन है जो उस तरफ से आए हुए लोग यहाँ आकर बस सकते हैं, बस जाते हैं। और रोहिंग्या का तो एक अलग इशू है ही। तो ये सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह एम्प्लॉयमेंट के चलते, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन के चलते, और बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग मुसलमान हैं, जिनको बिहारी मुसलमान कहा जाता है बांग्लादेश में, वो वैसे मुसलमान हैं जो हिंदी स्पीकिंग यानी नॉन बांग्ला स्पीकिंग मुसलमान थे, जो बिहार में रहते थे या बंगाल में रहते थे। वो जब पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो वो लोग पाकिस्तान में चले गए। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। इस कंडीशन पे गए कि बाद में उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जो तत्कालीन पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मुहाजिर आ चुके हैं कि हम जो बिहार से आए हुए मुसलमान या जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो बांग्लादेश में, उनको हम नहीं ले सकते। आज भी वो बहुत बड़ा मुद्दा है, हालांकि वो सरकारें उसको छेड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो बस गए हैं, दोयम दर्जे का मुसलमान। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 66 से 70 कैंप्स है वहाँ पे, आज भी ये स्टेटलेस की तरह रह रहे हैं, पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड, सैनिटेशन नहीं, बॉर्डर नहीं, 66 to 70
पूरे बांग्लादेश के अंदर कैंप्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। और वो जो एक घुसपैठिया जो है ना, ये टर्म कुछ ज़्यादा ही पैशन इवोकिंग चीज़ है ना, कि हमारे देश में आगे घुस के हमारे रिसोर्सेज, हमारी नौकरियां ले रहे हैं। ये थोड़ा ओवर प्लेड भी है। मैं एक बात बताऊं, जब SIR हो रहा था बिहार में, तो ये भी एक मुद्दा था कि घुसपैठिया आए। फाइनली SIR जब अप्रूव हुआ तो पता है 500 फॉरेनर्स पाए गए। 350 हिंदू महिलाएं जो नेपाल से आके हिंदुस्तान में शादियां की थी, और 150 बांग्लादेशी मुसलमान, यही 500 लोग। लेकिन इतना एक वॉलेटाइल इशू है कि वो एक तूल पकड़ता जाता है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि जैसा आपने बताया डायलेक्ट इतना सेम है तो वो नेचुरलाइज कर गए हों। नेचुरलाइज करते हैं। और ये पोरस बॉर्डर्स इसका बहुत बड़ा कारण है। कैटल का स्मगलिंग, ये सारी चीजें हैं। अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट ऑपरेट करता है पॉलिटिकल पैट्रोनेज में, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे जो प्रताड़ित हिंदू हैं बांग्लादेश में, वो आके बस गए हैं। पूरा उनका जनरेशन, आप जैसे कलकत्ता के इर्द गिर्द भी जाएं तो आप बहुत सारे ऐसे लोग को पाएंगे कि जो बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आके यहाँ बस गए हैं और उनको बसाया गया है, मतलब एक एक्टिव पॉलिसी की तरह। बियॉन्ड दैट, घुसपैठिया जो है वो एक पैशन इवोक करता है, इसलिए वो ज़्यादा ये करते हैं। एक प्रॉब्लम तो है ही कि जो हो रहा है और जिसके चलते, और अब वो प्रॉब्लम तारिक रहमान के लिए और भारत के लिए और भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं कि जो वहाँ से बांग्लादेशी आए हम उनको पुश बैक करेंगे। अब वो उनको पुश बैक कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, और वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा भारत बांग्लादेश के डिस्प्यूट का आने वाले समय में। लेकिन इशू तो है, और ये बहुत पैशनेट इशू है। पूरा इलेक्शन, पूरी पॉलिटिक्स इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आएगा भी। ठीक है, अब तक आपकी और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने एंड में कही थी, और वो उस पर ध्यान देना। भाई NRC जब हुआ था असम के अंदर, 1.9 मिलियन 19 लाख लोग ऐसे ढूंढे गए थे जो जिनकी ओरिजिन जो है वो क्वेश्चनेबल थी। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, वो कैसे भेजेंगे? सर ने कहा बिहार में 500 ही लोग मिले, आपने कहा लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो भारत में रहते हैं, और नेचुरलाइजेशन से उन्हें खोज पाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी डायलेक्ट इतना, कलर इतना, संस्कृति इतनी मतलब कॉमन है कि खोजना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है, इन सबसे ऊपर इसको देखने के 2 नज़रिए हैं। नंबर 1, भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे हों, ये भारत के लिए भी अच्छा है, अदरवाइज हमारी इस डिस्प्यूट को कोई और फायदे में लेके चला जाएगा। पाकिस्तान अपनी जगह बनाएगा, चाइना उसमें और अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करेगा चीज़ों में, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस पर अपने एयरबेस बनाने में वो जितना पहले मोहम्मद यूनुस के समय पे हो रहा था वो सब करेगा। नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, मेजर इंटरेस्ट इंटरनेशनली अगर हम देखें तो भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे से आगे बढ़ना, हैंड इन हैंड बढ़ना, मतलब एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखने वाली चीज़ है। लेकिन अगर स्टेट की पॉलिटिक्स की बात करें तो आसाम और पश्चिम बंगाल, हालांकि आसाम के केस में मैंने जब कई और पैनल डिस्कशंस जब हुए तब ये चर्चा में निकल के भी आया कि आसाम ने इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाया कि हम यहाँ पर अपने SIR करा के लोगों को वापस भेजेंगे। ये मुद्दा आसाम ने बड़ा अच्छे से पकाया नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी अंदर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, और ज़रूरी है कि अगर वो रहेंगे तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी। खैर वो एक अलग एंगल है। अब सर इसको कैसे आप वे अहेड में देखते हैं? घुसपैठ की प्रॉब्लम भी है, ये आखिरी क्वेश्चन की तरह हम इसे लेते हैं, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। स्टेट पॉलिटिक्स में भी वो लोग हैं, अब केंद्र में जिनकी सत्ता है वो स्टेट में सत्ता है। केंद्र चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ बनकर चले, क्योंकि हमारे लिए इंटरनेशनल इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। स्टेट चाहेगा कि हमारे यहाँ के जो स्टेट के मुद्दे हैं कि यहाँ बांग्लादेशी ना हो, वो मुद्दे रिजॉल्व हों। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में नहीं चलेंगे। देखिए इसको इमीडिएट अगर आप रिलेट करें तो इसको ग्राउंड रियलिटीज़ में पॉलिटिक्स से रिलेट किया जाता है कि ये पैशन इवोक करता है। लेकिन अभी जो बंगाल में इलेक्शन हुए या असम में इलेक्शन हुए, वो बांग्लादेशी पैशन तो अराइज किया ही, लेकिन जो उस समय की गवर्नमेंट थी बंगाल में ममता बनर्जी, उनके खिलाफ भी था, और वो एक प्रतीकात्मक रूप से जुड़ गया। एक तो जो हाई हैंडेडनेस पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी की TMC ने किया,
और जो घुसपैठिया, जो सो कॉल्ड घुसपैठिया की जो बात चल रही थी उसको, तो ये एक बड़ा पोटेंट मिक्स बना। कौन किस पे हावी रहा ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्या वो सिर्फ ममता बनर्जी का मिसडीड्स था, मिसगवर्नेंस था जिसके चलते वहाँ पॉलिटिक्स हुआ और अल्टीमेटली टीएमसी हारी, या घुसपैठिया एक मुद्दा था? ये दोनों मुद्दे रहे होंगे। लेकिन ये बात तो शायद सही है कि वहाँ के लोग भी मानते हैं कि जो वहाँ से इमिग्रेशन हुआ है, उन्होंने रिसोर्सेज तो खाए हैं, रिसोर्सेज यूज़ किया है वहाँ से आके, सिर्फ बंगाल ही नहीं, बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, मुंबई में भी एक घुसपैठियों की बहुत बड़ी समस्या है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हमेशा पॉइंट करती है, और वो पॉइंट करती है रोहिंग्याज आ रहे हैं, रोहिंग्याज भी हैं। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है ना, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, उसको रोहिंग्या मान के, बांग्लादेशी मान के उसको डिपोर्ट कर दिया गया, और वहाँ जाके पता चला उसकी फैमिली हिस्ट्री को देख के कि वो बेसिकली वो बंगाली महिला थी जिसका संबंध वेस्ट बंगाल से था, लेकिन वहाँ वो प्रेग्नेंट थी। और बड़ा इमोटिव इशू है, बांग्लादेश का है कि इसको आप वापस करो। अल्टीमेटली भारत की कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इंडियन सिटीजन है। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। ये एक बड़ा जटिल सा समस्या है कि कौन भारतीय है, कौन घुसपैठिया है, ये सब करना। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स, इसमें राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकते वे रहती हैं। हेड बताओ कि क्योंकि ये देखिए, पॉइंट इसमें ना वे एड के अंदर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमें आइडियलिज्म फॉलो करना है कि रियल पॉलिटिक फॉलो करनी है। ये दो सोशल थियोरीज हैं। आइडियलिज्म के अंदर तो है कि सभी घुसपैठियों को वापस भेज दीजिए, दैट इज आइडियलिज्म कि भाई हमारे देश के नहीं है, ये जो हमारे ट्रम्प ने इमिग्रेंट्स के लिए बयान दिया जो था कि ट्रम्प सभी ने को बाहर immigrants, भेजना। हाँ। तो ये इमोटिव इशू होता है, लोगों के साथ मैच भी करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में वही रहे जो लीगल है, लेकिन बात ये आ जाती है कि रियल पॉलिटिक क्या है। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, चाहे वो सेंट मार्टिन आइलैंड है, कोको आइलैंड जो म्यांमार ने दी है चीन को। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। पहले जब मैं वहाँ पे था उस समय पे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वो वहाँ पे बहुत ही एक्टिव थे, मायमनसिंह और सिलहट के अंदर, और साथ ही में थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, वो भी बहुत, एनडीएफपी, वो भी बहुत एक्टिव थे, वो भी सिलहट और मायमनसिंह में। और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में त्रिपुरा के जो थे, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ऐसे वाले बहुत एक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं 2012 के बाद से 2015 के अंदर स्पेशली जो एक्शन लिया अवामी लीग गवर्नमेंट ने, उन्होंने अनूप छेत्री जो लीडर था उल्फा का, उसको हमारे को दे दिया। परेश बरुआ जो लीडर था उल्फा का, वो भाग के गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार में, म्यांमार से अब वो चीन, यूनान प्रोविंस के अंदर छुपा हुआ है। तो पर उसके कैंप्स अभी भी म्यांमार बॉर्डर पे हैं, म्यांमार की साइड पे, जहाँ बीच बीच में हमारे हमले भी होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज, ये जॉइंट हमले हैं, म्यांमार गवर्नमेंट के साथ मिलके किए जाते हैं। तो वो वहाँ पे हम, तो अगर हम इस बात को देखें, अभी उनके लिंक्स कट गए हैं, चाहे वो ढाका में थे, सिलहट में थे, मायमनसिंह में थे, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में थे, अभी कट गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स के। पर अगर हम आइडियलिज्म फॉलो करेंगे तो ये वापस लिंक्स बन सकते हैं, और बहुत मेजर जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है उसमें एक आगे बढ़ सकते हैं। तो यहीं पे रियल पॉलिटिक भी आ जाती है। दूसरी चीज़ और बड़ी अहम चीज़ ये आती है कि वे फॉरवर्ड के अंदर हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और जो बांग्लादेश के इंटरेस्ट हैं उसमें कहीं मेजर क्लैश ना आए, और जो भी हमें करना है बहुत धीरे धीरे उनके साथ मिल के आगे बढ़ के करना है। तीसरी चीज़, अगर हमको बढ़ाना है तो जो हमने प्रतिबंध लैंड पोर्ट पे लगाए थे, जिसमें ट्रांसशिपमेंट के ऊपर, जिससे $770 मिलियन का जो एक्सपोर्ट का नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, तो उसके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे रिलेशन बढ़ते हैं उस पर वो प्रतिबंध हटाने हैं। आखिरी चीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा मेजर एक्सपोर्ट इस समय बांग्लादेश को है, आप मानेंगे नहीं, 2656 मेगावाट एक्सपोर्ट करते हैं हम, जो कि 10% है टोटल बांग्लादेश की पावर जनरेशन का। इतना अहम हिस्सा खासकर इंडस्ट्रियलाइज एरियाज में जाता है वो। इसमें आपको अदानी पावर का है 1500 का, और एनटीपीसी का है। तो इसमें $800 मिलियन का उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनकी तरफ अगर हम ध्यान दें, और जो मेडिकल के लिए पहले भी जिस लेवल पे लोग वहाँ से वापस आते थे, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है हमें वापस से एस्टैब्लिश करने हैं, जो मोहम्मद यूनुस ने बहुत बुरी तरह काट दिए थे। और डीजल अभी जो क्राइसिस चला, हमने डीजल उनको बेचा और सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे बेचा, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स मैकेनिज्म था। और भारत के साथ जो तारिक रहमान ने संबंध को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और भारत तो और एक कदम आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहा है। वहाँ के लोगों को ये रियलाइज़ करना होगा कि भारत जो है एंटी बांग्लादेश नहीं है,
एग्जिस्टेंस हमने बांग्लादेश को हम नहीं बनाया है। हम किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए भारत तो रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये तो है कि अवामी लीग की लीडर यहाँ हैं और उनको वो पहले भी रही, ऐसा नहीं है, और वहाँ जाएंगे तो उन पर मृत्यु दंड है। किसी राजनीतिक कारण से मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को देना मुझे नहीं लगता। और अवामी लीग ने भी वहाँ किया है कि वहाँ जमाते इस्लामी के जितने पुराने लीडर्स थे उनको हैंग किया है, 3 लोगों को हैंग किया है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट, रिप्रेशन, इम्प्रिजनमेंट है, वो एक विशियस साइकिल है जो बांग्लादेशियों को खुद रियलाइज करना होगा कि ये गलत है, इसको रोकना होगा। और जब तक वो रियलाइज नहीं करते, दुनिया की कोई शक्ति, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका, वो कर्म नहीं कर सकती। बहुत ठीक है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूजन में अगर आप सभी ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना हो, आपने भी सुनकर कुछ तो निष्कर्ष निकाले ही होंगे। मैं जो निकाल पाया, मैं एक बार के लिए वापस से रिवाइज कर देता हूं आप सभी के सामने। सबसे पहला कंक्लूजन ये कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया नहीं, एंटी पॉलिटिकल पार्टी सेंटिमेंट रहता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत के साथ है और कौन सी किसी दूसरे देश के साथ है, वहाँ की राजनीति इससे तय होती है। आवामी लीग का विरोध भी अगर बीएनपी ने किया तो वो भारत प्रेम के लिए था, भारत के खिलाफ वो इसलिए हुए क्योंकि आवामी लीग की राजनीति के खिलाफ थे। धीरे धीरे जैनजीज ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये सब बातें पहुंचाई कि बांग्लादेश में भारत का विरोध काफ़ी है। जैसा बहल साहब ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर अगर ऐसा ही होता तो जमात को, जो कि आवामी लीग की एब्सेंस में भी चुनाव लड़ी, जिसने इतना लंबे समय तक नैरेटिव को यूथ के साथ में कैश किया, वो 30% भी वोट नहीं प्राप्त कर पाई। इसका मतलब ये है कि बीएनपी का 60% वोट शेयर के साथ सत्ता में आना ये दर्शाता है कि एंटी इंडिया वहाँ का वोटर नहीं है। वो वहाँ पर आज भी सुधार चाहता है और मन में ये रखता है कि बांग्लादेश को बनाने में भारत का बड़ा योगदान है। आपने एक बात और भी आज के सेशन में, डिस्कशन में देखी हो कि बांग्लादेश के अंदर 2 तरह के मुसलमान हैं, बंगाली बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले। और बंगाली और उर्दू की अपनी केमिस्ट्री है और यही केमिस्ट्री भारत के घुसपैठ का भी एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि जहाँ जहाँ कल्चरली एक दूसरे से संबंध स्थापित होते हैं, जैसे रोटी बेटी संबंध हम नेपाल के बारे में बोल पाते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी शायद कुछ ऐसे रिश्ते रहे। और एक बहुत बड़ा फिगर आप लोगों ने आज के सेशन में ऑब्जर्व किया हो तो वो ये था कि भारत जहाँ $15 बिलियन के आसपास का बांग्लादेश से ट्रेड करके ट्रेड सरप्लस में रहता है, वहीं जो ट्रेड रजिस्टर नहीं हो रहा लेकिन उन पोरस बॉर्डर्स के थ्रू हो रहा है, वो भी बिलियंस में है। वो भी अपने आप में भारत के लिए एक एडवांटेज कंसीडर किया जाए, पश्चिम बंगाल के लिए भी और बांग्लादेश वालों को अपने लिए भी, क्योंकि उससे उनकी भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान बनता है। तो ये तो था एक टेक अवे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से कि बांग्लादेश भारत के लिए कैसे सोचता है। रही बात भारत की, तो कंक्लूसिव रिमार्क प्रोफेसर साहब से भी आपने सुना कि भारत को ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से सोचते हुए चलना होगा कि राजनीति पहले है, देश की सुरक्षा पहले है। दोनों ही पैनलिस्ट ने एक बात बहुत खास कही कि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसीज में बांग्लादेश का रोल बहुत ही मायने रखता है। अगर वो हमारे देश के अंदर स्थिरता फैलाने वालों को शरण देने लगे या बांग्लादेश के घुसपैठियों को हम शरण देने लगे तो देश की स्थिरता में एक बड़े सवाल बनकर आएंगे। तो जहाँ तक राष्ट्रीय उद्देश्य की बात हो तो भारत के लिए आवश्यक है कि बांग्लादेश एक स्थिर सरकार बना के आगे चले, भारत उसकी स्थिरता में योगदान दे। और तारिक रहमान को इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड भी मिलना चाहिए कि उन्होंने वाकई जब से सत्ता संभाली है उस नैरेटिव को बहुत डाइल्यूट कर दिया है जो भारत के खिलाफ हुआ करता था। आने वाले समय में सरकारें और हैंड इन हैंड जाएंगी। हो सकता है बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध आने वाले समय में सुधरें, जो बिल्स अटके हुए हैं वो पूरे हों, भारत भी तीस्ता रिवर को लेकर के जो डिस्कशंस चल रहे हैं उनमें बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़े। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन से आपको कुछ मिला होगा। दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप उपस्थित हुए अपने बहुत अच्छे इनपुट्स के साथ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कि अपने बच्चों को अगर आप समर वेकेशंस में, इवन आप खुद भी क्लाउड का यूज करना सीखना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आइए, क्लास ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद।